नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य का मामला अब इतना विवादों में चला गया है कि एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि तलाक की अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी। ज्योति मौर्य इस सुनवाई में पहुंची नहीं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों ही इस सुनवाई में नहीं गए। कोर्ट के सामने माफीनामा भी रखा, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर दोनों एक साथ सुनवाई में क्यों नहीं आए। कयास कई लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि समझौता हो गया क्या। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे अपने खास प्रोग्राम में और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योति मौर्य का मसला जो इतना विवाद में चल रहा है अभी, इसके पीछे आखिर अब जांच कमेटियां जो है वो किस तरीके से विचार कर रही हैं। जांच कमेटी ने सबूत मांगे हैं, लेकिन जब 28 अगस्त को सबूत पेश किए जाएंगे उसके बाद क्या कदम उठेगा और उसके बाद आखिर ज्योति मौर्य पर एक्शन होगा भी या नहीं। चलिए दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट जिसमें ज्योति मौर्य के तमाम सवालों पर जवाब है। ज्योति मौर्य का मामला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है और चर्चा इस बात की कि आखिर ज्योति मौर्य को इतना खौफ किस बात का है, इतना डर किस बात का है। ज्योति मौर्य कोर्ट में नहीं जाती हैं। ज्योति मौर्य दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करती हैं, कहती हैं कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी चलाया जा रहा है उसे बंद करवा दिया जाए। अब क्यों भला उनके खिलाफ खबरें ना चलाई जाए? क्या वो सवालों से डर रही हैं, वकीलों के सवाल से, मीडिया कर्मियों के सवाल से? आखिर क्यों ज्योति मौर्य अगर सच हैं तो वो सबके सामने आकर के अपने सच पर बात क्यों नहीं रखती, अपने जो दावे हैं वो क्यों नहीं करती? आलोक मौर्य के मामले में अगर ज्योति मौर्य से सवाल पूछा जाता है तो या तो वो जवाब नहीं देती हैं। अगर जवाब एक बार, आपको बता दें कि एक बार उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि आपको नहीं पता कि मेरे साथ कितनी प्रताड़ना हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात उन्होंने की थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है। इस तरीके की बात उन्होंने आलोक मौर्य पर की थी, आरोप लगाए थे। लेकिन पूरे रिपोर्ट में आलोक मौर्य बार बार सबूत पेश करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की चैट हो, चाहे वो डायरी हो, लेकिन अभी तक ज्योति मौर्य की ओर से कोई भी एक ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिस पर कहा जा सके कि आलोक मौर्य गलत है। आज की चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है प्रज्ञा की, इस मामले में आज 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में सुनवाई थी। आज तलाक पर सुनवाई होनी थी, फैसला होना था। एक बहुत खास दिन था आज ज्योति मौर्य के मामले में। लेकिन खबर ये सामने आती है कि ना तो आलोक मौर्य पहुंचे और ना ही ज्योति मौर्य पहुंची। 22 सितंबर की तारीख दी गई है कि दोबारा से आपको कोर्ट में आना होगा। 18 अगस्त जहां एक खास दिन, और यहाँ पर दोनों नहीं पहुँचते और बस 28 अगस्त 10 दिन बाद ही आना है जिसमें सबूत उन्हें दिखाना है। जब ज्योति मौर्य यहाँ पर अदालत में आने से घबरा रही हैं तो क्या आपको लगता है कि 28 अगस्त के वो दिन जब दोनों को सबूतों को दिखाना होगा तो उस दिन क्या ज्योति मौर्य अपने आप को सही साबित कर पाएंगी? क्या कुछ सबूत वो लेकर के आ पाएंगी? क्योंकि अभी तक के पूरे मामले में उनके सबूतों का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं सवालों से भाग रही है, और इसकी दो सबसे बड़ी वजह है कि ज्योति मौर्य ने एक तो अपने पति के साथ बेवफाई की। चलिए, वो उनका निजी मसला है, उसमें हम हस्तक्षेप ना करें क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। और ज्योति मौर्य भी ये कह रही हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं कोई क्राइम नहीं है, निजी जिंदगी है और निजी जिंदगी में इंसान चाहे जो करे उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ज्योति मौर्य इस वक्त जिस पद पर है, एक संवैधानिक पद पर होते हुए अपने सहकर्मी के साथ या फिर कह सकते हैं एक दूसरे संवैधानिक पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह के संबंध कहीं ना कहीं उन संवैधानिक पद का जो सम्मान होता है, जो गरिमा होती है, उसे कम करने की बड़ी वजह बन रही है। चलिए, अगर उस बात को एक बार दरकिनार कर भी दिया जाए तो ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सिर्फ उनके पति आलोक मौर्य ने नहीं लगाए हैं, बल्कि आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील
AP सिंह ने भी ये दावा किया है कि ज्योति मौर्य पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई है। और इसी के साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने भी ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्योति मौर्य का नाम एक बड़े जमीन घोटाले में है, जिससे लेकर उन्होंने कई सबूत दिखाए और ये भी बताया कि इस मामले की जांच साल 2021 में शुरू हुई थी, लेकिन ज्योति मौर्य ने उस जांच को बंद करवा दिया, जिसके लिए कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने अपने तबके का, अपने पद का दुरुपयोग किया है। और यही तमाम चीजें हैं। और आलोक मौर्य की इस वक्त अगर हम बात करें, जो उनका पलड़ा इस पूरे मामले में भारी नजर आ रहा है, उसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली कि वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उन्हें लेकर उनके पास सबूत मौजूद है, तो यानी कि वो हवाई बातें नहीं कर रहे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि ज्योति मौर्य के लिए जो कुछ आलोक ने किया है उसे वाकई में बहुत बड़ा, यहाँ पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद एक सफाई कर्मचारी होते हुए अपनी पत्नी को बड़े पद पर बैठाना, पढ़ाना लिखाना, बच्चों के साथ पत्नी को संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आम जनता की जो सिंपैथी है वो इस वक्त आलोक मौर्य को साफ तौर पर मिल रही है। वरना हम भी ये चीजें देखते हैं अंकिता कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं पति को ही गलत ठहराया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो आदमी होते हैं उन्हें ही गलत ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी आदमी को आम जनता का इतना सपोर्ट मिल रहा है। और कि यही दो बड़ी वजह है कि एक तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया और उसके बाद आज उनकी पत्नी ही उन पर आरोप लगा रही है। चलिए छोड़ने की बात अलग होती है, लेकिन अब वो उन्हें दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले में फंसा रही है। तो अगर कल को आलोक मौर्य जेल जाते हैं तो उसका बुरा असर सिर्फ उनकी जिंदगी, उनके परिवार पर नहीं बल्कि उनकी बेटियों पर भी पड़ेगा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है वो भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप है। 33 करोड़ की रकम यहाँ पर जो बताई जा रही है कि भ्रष्टाचार से ज्योति मौर्य ने कमाई है, और उसे लेकर जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो वो बौखला जाती है, सवालों से भागने लगती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से अंकिता कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य और ज्यादा फंस रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ही उठ रहा है क्योंकि कहा जाए कि दोनों ही एक साथ नहीं आए तो कयास बहुत सारे लग सकते हैं कि आखिर क्या हुआ, दोनों में क्या आपसी समझौता हो गया, किस वजह से। क्योंकि पिछली दफ़ा देखा गया था कि जांच कमेटी के सामने 4 घंटे ज्योति मौर्य आई थी, फिर उसके बाद आलोक मौर्य आया। हालांकि आलोक मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने अपने बयान को दिया, लेकिन ज्योति मौर्य वहाँ दिखाई नहीं दी, वो चुपचाप से वहाँ से निकल गई। लेकिन उस समय आरोप ये लगाया जा रहा था कि 4 घंटे जांच कमेटी के पास ज्योति मौर्य बैठी हैं और उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी जान पर खतरा तो नहीं है आलोक मौर्य से। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी तक की जो कार्रवाई है उसको देखते हुए मैं सबूत जल्द ही पेश करूंगा। लेकिन अब सबसे पहले तो वहीं आगे बढ़े थे, उनका ना आना एक बड़ा सवाल बनता है। चलिए ज्योति मौर्य तो हम समझ सकते हैं कि मीडिया कर्मियों से भाग रही हैं, सवालों से भाग रही हैं, लेकिन उनका ना आना, आलोक मौर्य का इस समय अदालत में पेश ना होना, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपने जिस तरीके से पूछा तो मैं इसका जवाब भी दे दूं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का ना आना आज उनकी अपनी पर्सनल कोई वजह नहीं है उसके पीछे की वजह ये है कि फैमिली कोर्ट में आज वकीलों की हड़ताल चल रही थी और इसी के चलते सुनवाई को आज टाल दिया गया। और जो ये वकीलों की हड़ताल है अभी वो कब तक चलने वाली है इससे लेकर कोई जानकारी नहीं आई है और इसीलिए इतने लंबा समय जो है वो कोर्ट ने लिया है। आप ये देखिए अंकिता के लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय लिया है, यानी कि आज 18 अगस्त है, आज सुनवाई होनी थी और अब इसे टालकर 22 सितंबर कर दिया है। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 32 से 34 दिनों के आसपास का वक्त यहाँ पर कोर्ट ने लिया है क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है या कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है कि आलोक और ज्योति अब कह सकते हैं कि कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में भी जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से पूछा गया था तब भी उन्होंने मना किया था। पिछली सुनवाई में भी ज्योति मौर्य ने अपने वकील के माध्यम से ये साफ करवा दिया था कि वो आलोक के साथ समझौता नहीं करना चाहती है। तो ना मौजूद होने की वजह यही है कि इस वक्त वकीलों की हड़ताल है। और इसमें जो अभी वकील का दावा आप कर रहे हैं बार बार, तो मेरे 2 सवाल है बड़े खास इसमें, क्योंकि ज्योति मौर्य ने कहा था कि ना तो डायरी मेरी है ना तो हैंडराइटिंग मेरी है और जो हिसाब किताब लिखा है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद से ये दावे किए जा रहे थे कि ज्योति मौर्य के मामले में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आखिर डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो किसका है। क्योंकि जिया खान का केस जब हम कवर कर रहे थे, हमारा जो चैनल कवर कर रहा था, उसमें भी
डायरी के बारे में बहुत जिक्र बार बार किया जा रहा था कि डायरी में जो कुछ भी लिखा है जिया खान ने लिखा है, वैसे ही जिक्र इसी में तकरीबन इस मामले में दोनों एक जैसा केस नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि डायरी वाला जो एक बड़ा सबूत जो आलोक मौर्य लेकर के आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या ये सबूत कारगर साबित होंगे? क्योंकि अब तक के जितने दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से ना तो व्हाट्सएप चैट को सही माना जा सकता है, ना तो डायरी को सही माना जाता है, और ये दोनों सबूत आलोक मौर्य के पास एक उनके हिसाब से गेम चेंजर है। लेकिन क्या कोर्ट में भी ये सबूत गेम चेंजर हो सकते हैं? क्या ज्योति मौर्य को इस सबूत के आधार पर सजा मिल सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंकिता के डायरी में हैंडराइटिंग है, तो देखिए हो सकता है कि यहाँ पर जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कंफर्म कर दे कि जो हैंडराइटिंग है वो ज्योति मौर्य की है, माना जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो शब्द लिखे गए हैं वो ज्योति मौर्य ने अपने होशो हवास में लिखे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई अगर स्टेटमेंट है जिस पर आप अगर अपनी सिग्नेचर करते हैं तो ये भी समझने की कोशिश की जाती है कि वो अपने होशो हवास में रहते हुए सिग्नेचर्स किए गए हैं या नहीं, या फिर जो स्टेटमेंट है वो होशो हवास में दिया गया है या नहीं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से आलोक मौर्य कह रहे हैं कि उनके पास बैंक अकाउंट्स जैसी कुछ डिटेल्स हैं जो उनके पास हैं, और यहाँ पर अगर वो मिलती है तो वो बहुत अहम सबूत होगा, क्योंकि देखिए 33 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और अगर वाकई में ज्योति मौर्य के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में इस तरीके की कोई जानकारी सामने आती है तो यहाँ पर ज्योति मौर्य फंस सकती है। जी बिल्कुल। और 5 लोगों का नाम लिया गया था, कहा जा रहा था कि इनकी भी नौकरी जो है वो दाव पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक तरफ से तो किया नहीं जाएगा। अगर भ्रष्टाचार ज्योति मौर्य कर रही है तो विभाग के बहुत सारे लोग जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर का नाम सामने आया था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर का भी नाम सामने आया था। दावा ये किया जा रहा था कि अब जो पूरा भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो उन पर भी लगाया जा सकता है। तो क्या होगा कि अब उन पर कोई ऐसी अपडेट सामने आई है कि उन पर कोई शिकंजा कसा जा रहा है, कोई फैसला लिया जा रहा है उनके ऊपर? देखिए, आपको बता दूं कि इस वक्त जांच कमेटी लगातार अपना काम कर रही है, सबूत खंगाले जा रहे हैं। ज्योति मौर्य के साथ साथ उनके जो सहकर्मी थे, जहां पर वो आखिरी बार पोस्टेड थी वहां यानी कि कौशाम्बी, वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जो सहकर्मी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ज्योति मौर्य इस वक्त जहाँ रह रही हैं उनके आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि ज्योति मौर्य के घर पर किसका आना जाना था, किस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। तो ये तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि सबूत कितने मिलते हैं और 28 अगस्त को आखिरकार जांच कमेटी क्या कुछ खुलासा करती है। जी बिल्कुल। और बहुत ही खास ये पूरा मामला चल रहा है। इसमें कुछ और सवाल है छोटे छोटे अपडेट्स के साथ कि अब 10 दिन बाद ये पूरा मामला जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि कितने लोग सबूत दे रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि सबूतों के बाद ही जांच कमेटी आगे अपना जो कदम है वो बढ़ाएगी। इस पर क्या दावा है और जांच कमेटी की प्लानिंग क्या की जा रही है अभी? देखिए, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, जांच कमेटी अभी भी सबूत जुटा रही है और कोई ऐसी खास जानकारी सामने नहीं आई है जांच कमेटी की तरफ से, क्योंकि देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। यानी कि उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद, आप भी जानते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश हमारे पूरे देश का एक ऐसा मजबूत राज्य है जिसे काफी ज्यादा जाना जाता है, और कहीं ना कहीं कई बड़ी मिसालें जो है वो इस राज्य से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे में अगर यूपी से जुड़ा ऐसा मामला सामने आता है जिसमें सरकारी अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मामला काफी गंभीर है। और इस वक्त जो भी सबूत हैं, क्या स्टेटमेंट है, उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। 28 अगस्त को ही यहाँ पर अधिकारी साफ कर पाएंगे कि क्या कुछ सबूत है। और यहाँ पर निगाहें आलोक मौर्य पर भी टिकी हुई, क्योंकि आलोक ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास और भी कई बड़े सबूत हैं और उन्हें वो 28 तारीख को ही पेश करेंगे। तो अभी कोई भी ऐसी खास जानकारी सामने नहीं आई है कि अधिकारियों की आखिरकार पूछताछ कहाँ तक पहुंची है, जांच की जो रफ्तार है वो किस तरीके से चल रही है। और इसीलिए 28 अगस्त का इंतजार भी किया जा रहा है कि क्या यहाँ पर खुलासा होता है। फिलहाल जो अपडेट आया उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है। जी बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल है प्रज्ञा, इसके बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सबसे खास बात ये कि मनीष दुबे पर क्या अब तक की अपडेट है, क्योंकि मनीष दुबे को बार बार निलंबित करने की बात की जा रही थी कि अभी तक निलंबित नहीं हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ काफ़ी सबूत जो हैं वो मिल चुके हैं। और दूसरा ये कि आपको नहीं लगता कि जो जांच है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूपी में अमूमन देखा गया है कि इस तरीके के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जांच तेज होती है। छोटा सा इस पर रिएक्शन चाहूँगी आपसे।
तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि मनीष दुबे को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, तो देखिए उनके खिलाफ जांच कमेटी अपनी सिफारिश जो है वो मंत्रालय में भेज चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मनीष दुबे को उनके पद से हटा दिया जाए और दूसरी चीज कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाए। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी इस तरीके की कोई संवैधानिक पद से जुड़ी जानकारी होती है, मंत्रालय भेजी जाती है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि जो मंत्रीगण हैं वो इन मुद्दों पर पहले चर्चा करते हैं, बैठक होती है, चीजों को समझने की कोशिश की जाती है कि मामला कितना गंभीर है, क्या वाकई में बर्खास्त करने की जरूरत है या नहीं। और रही बात जांच की, तो देखिए ये संवैधानिक पद है, आप ऐसे ही संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर कुछ तमाम आरोपों के चलते नहीं एक्शन ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तो जिंदगी पूरी तरीके से, यहाँ पर हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष दुबे अगर दोषी पाए जाते तो सिर्फ उनके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, सवाल उठेंगे पूरे के पूरे SDM की जो टीम है, क्योंकि जिनके साथ उनका कामकाज था उनके परिवारों पर सवाल उठेंगे, जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे थे उन पर भी सवाल उठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें अभी चल रही हैं और अभी पूछताछ चल रही है, मंत्रालय में रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और जल्द ही इस मामले पर मंत्रालय अपना फैसला भी सुना देगा कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लेकर आखिरकार क्या कुछ करना है। फिलहाल उन्हें परमानेंट सस्पेंड नहीं किया गया है, दोनों को कुछ समय के लिए उनके पद से बर्खास्त किया गया है, लेकिन परमानेंट अभी नहीं हटाया गया। जी बिल्कुल, अब देखना ये है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कंक्लूजन निकलता है, ज्योति मौर्य पर एक्शन होता है या आलोक मौर्य पर मानहानि का मुकदमा ठोका जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस रिपोर्ट में आपने देखा वो तमाम सवाल जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के मन में उठ रहे हैं कि आखिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो ये पूरा मामला है आने वाले दिनों में किस तरीके से रुख करेगा, किस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।